हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का ये लेक्चर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 3 का लेक्चर है अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज का। इससे पहले हमने पोर्तुगीज और डच को कंप्लीट कर लिया, उसका वीडियो जा चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा बैकग्राउंड बताया गया है और बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एएससी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के पीवाईक्यू के साथ साथ लेक्चर। और बीएचयू वाले आपको बिल्कुल बीएचयू वाले ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल और पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने बीएचयू वाले को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज का वीडियो होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश पे होगा, यस ईस्ट इंडिया कंपनी पे होगा, जिसे शॉर्ट में ईएससी भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करने से पहले, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, उससे पहले हम कुछ एक बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जितने फैक्ट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करने से पहले हम कुछ एक इवेंट्स को बात करेंगे जो 1578 में, ठीक है, 1578 में बहुत बड़ी घटना होती है। इस समय क्या होता है कि एक पोर्तुगीज जहाज होता है जो कि सामान से भरा हुआ होता है, और ये इंडिया से, जो कि पूरा ट्रेड का जो भी सामान होता है वो पूरा भरा हुआ था, और ये इंडिया से पोर्तुगीज जा रहा था। अब ये पोर्तुगीज पहुंचने से पहले क्या होता है कि रास्ते में ही एक इंग्लिश सी पायलट यानी कि एक समुद्री लुटेरे क्या करता है कि इस जहाज को लूट लेता है। और जब इस जहाज को लूटता है तो इसे बहुत सारा सामान तो मिलता ही मिलता है, साथ में इसे मिलता है एक नेविगेटर चार्ट। ठीक है, अब ये नेविगेटर चार्ट क्या, आपको इसे क्यों हम बता रहे हैं, तो ये नेविगेटर चार्ट जो होता है इसमें सारे ट्रेड रूट्स होते हैं जो कि इंडिया से लोग जाते हैं, जो केप ऑफ गुड होप का रास्ता है उसके थ्रू इंडिया ट्रेड करने जाते हैं, वो सारी रास्ते इस चार्ट पे होती हैं। तो ये चार्ट जो कि 1578 का फ्रांसिस ड्रेक को मिलता है। जब ये चार्ट फ्रांसिस ड्रेक को मिलता है तो ये पूरा इंडिया के जितने भी केप रूट्स होते हैं उसका चक्कर लगाता है, पूरी जो है कि डिटेल्स ये जान लेता है। तो 1578 का ये जो इवेंट है, जो सी पायलट द्वारा पोर्तुगीज जहाज को लूट लिया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में। अब ये 1578 हो गई। अब 58 में एक बहुत बड़ी घटना होगी, उसके ऊपर भी जान लेते हैं। ठीक, ये दोनों इवेंट जान लेते हैं, फिर हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी बात करेंगे। ओके, अभी फ्रांसिस ड्रेक को ये जो जहाज मिलता है 1580 में, ये 1580 में पूरे जो है कि 1580 तक पूरे केप रूट को पूरा खंगाल लेता है, पूरे सारी चीज़ों को जान लेता है। अब एक दूसरा इवेंट होता है 1588 में। ठीक, और उस समय इंग्लैंड की जो क्वीन होती हैं, ठीक, वो होती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अभी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है कि वो थी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली। अब ये धर्म क्यों बता रहे हैं ये भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, इंग्लैंड में दो प्रकार के धर्म थे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये इस समय क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और इसके इन्हीं के समय में ये क्या करती हैं कि इंग्लैंड जो होता है वो स्पेनिश आर्मिडा को, स्पेनिश जो नेवल आर्मी होती है उसको ये लोग पूरा ध्वस्त कर देते हैं और पूरा उसको खत्म कर देते हैं। तो ये 1588 का जो है कि जो इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट। अब हम आपको ये क्यों बता रहे थे, इसके हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर जानेंगे कि बैकग्राउंड क्या था। अब हमने 5080 और 5088 के दो इवेंट्स जान लिए। अब हम बात करते हैं कि ये इवेंट्स का बैकग्राउंड क्या था। तो क्या होता है कि 16वीं सेंचुरी में क्या होता है, 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा धार्मिक जो है कि बदलाव हो रहे थे। बहुत सारे जो धर्म संप्रदाय थे, अलग अलग धर्म में लोग बटे हुए थे। उस समय जो दो इम्पोर्टेंट सेक्ट थे वो थे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक, ये दो संप्रदायों में इंग्लैंड यानी कि यूरोप बटा हुआ था। तो उस समय जो इंग्लैंड और स्पेन के जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि इन दोनों के जो रूलर्स थे आपके, वो दोनों क्या थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। उस समय जो रूल कर रही थी 1587 तक, यहाँ पे 1587 तक आपको इंग्लैंड में रूल करते हुए दिखेंगी मेरी फर्स्ट। ठीक है, मेरी फर्स्ट। ओके, और यहाँ पे स्पेन में भी जो रूल कर रहे थे आपके जेम्स सेकेंड, वो भी इसी स्पेन में उस समय, सॉरी जेम्स सेकेंड नहीं, फिलिप सेकेंड, यहाँ पे 1587 तक मेरी फर्स्ट रूल कर रही थी, और उस समय रूल कर रहे थे फिलिप सेकेंड। कौन, स्पेन में, ये चीजें समझ ले। फिलिप सेकेंड यहाँ स्पेन में रूल कर रहे थे, और ये जो दोनों 1587 तक की बात हो रही थी, ये दोनों लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। उसमें काफी सारे यूरोप में रिलीजियस टेंशन चल रही थी, लेकिन जब ये दोनों रूलर्स एक मतलब एक ही धर्म को मानने वाले थे, इनके काफी अच्छे संबंध भी थे, रिलेशन काफी अच्छे थे उस समय तक स्पेन और इंग्लैंड में।
अब क्या होता है कि 1587 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और उस समय होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। इंग्लैंड में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था और उस समय देखेंगे 1587 में मेरी फर्स्ट को एग्जीक्यूट करके 1588 में जो क्वीन बनती हैं वो होती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, अब जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बनती हैं तो ये जो धर्म को मानती है वो मानती है प्रोटेस्ट धर्म को, और यहाँ पे स्पेन और इंग्लैंड अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, इनके संबंध जो है कि बिगड़ जाते हैं। ठीक, बिफोर 1587 इंग्लैंड हैड बीन strategically in alliance with Spain for many decades। ठीक, अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्ट टुक द थ्रोन बाय एग्जीक्यूटिव मैरी इन 1587, यानी कि मेरी फर्स्ट को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है कि 1588 में रूल करती हैं। ठीक, अब काफी ज्यादा इन दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है, तो फिलिप सेकंड क्या करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ क्या भेजते हैं, एक नेवल आर्मी भेज देते हैं, उनके खिलाफ एक अपनी नेवल आर्मी को भेजते हैं और उनको डिफीट करने के लिए ये पूरा एक मिशन भेजते हैं। और उस समय क्या करती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है कि स्पेन को हरा देती है, और ये जो विक्ट्री होती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की स्पेन के खिलाफ, ये एक हिस्ट्री में कह सके या फिर यूरोपियन हिस्ट्री में कह ले बहुत बड़ा एक इवेंट है, और जो कि बहुत आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर देंगी। तो ये दोनों इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम क्यों बता, ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हम देख ली कि बहुत बड़ी विक्ट्री थी ये। ठीक, अब धीरे धीरे हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो कि प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले थे और ये कैथोलिक और काफ़ी सारे, तो ये डिफीट कर देते हैं, फिलिप सेकंड जो भेजते हैं स्पेनिश आर्मीडा और उसे डिफीट कर देते हैं। और ये देखेंगे कि अब इन्हें लगता है कि अगर हम स्पेन को हरा सकते हैं, स्पेन की नेवल आर्मी को डिफीट कर सकते हैं, तो हम पोर्तुगीज को भी हरा सकते हैं और ईस्ट में जाके हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा धन कमा सकते हैं। तो उन्हें अब लगा कि हम स्पेन की नेवल आर्मी को डिफीट कर सकते हैं तो हम लोग ईस्ट में जाके ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों इवेंट्स थे ये मेरी टाइम इंटरप्राइज को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेट करते हैं और इंग्लैंड को ईस्ट में ट्रेड करने के लिए ये इंस्पायर करते हैं। ठीक, 5088 और 5080 और 5088 का जो ये दोनों इवेंट होते हैं। ठीक, अब देखेंगे 1599 में 1599 में एक ट्रेडिंग कंपनी बनती है इंग्लैंड में। ठीक, अब वहाँ के ट्रेडर्स को लगता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उस कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। ठीक, और यहाँ के जो ट्रेडर्स होते हैं जो इस कंपनी को बनाते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बनाते हैं, इसके जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने आप को मर्चेंट एडवेंटर्स कहते हैं। ठीक, जो कि ईस्ट में जाके ट्रेड करने के लिए कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टार्टिंग का नाम था जब ये स्टैब्लिश हुआ था, इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। ठीक, कभी कभी ये पूछ देता है पीवाईक्यूज के रूप में। ठीक, अब ये जो कंपनी होती है वे एक पिटीशन भेजते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास। ठीक, ये लोग कहते हैं कि आप हमें मतलब कि ईस्ट में ट्रेड करने के लिए 1598 में लोग पिटीशन भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं कि आप हमें वेट, तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो एक पिटीशन भेजती है कि आप हमें जो है कि ईस्ट में ट्रेड करने के लिए हमें मोनोपोली दे, हमें परमिशन दे। तो क्वीन एलिजाबेथ क्या करती है, एक चार्टर जो है कि पास करती है, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। 15 साल के लिए जो ये कंपनी होती है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हें ईस्ट में ट्रेड करने के लिए 15 साल की मोनोपोली दे देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ इसी कंपनी को देती है। ठीक, और देखेंगे 1600 में ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 1600 में ये ग्रांट कर देते हैं कि आप हाँ 15 साल के लिए जाके आप ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत आप देखेंगे कि कैसे दो इवेंट होते हैं, फिर ये स्पेन को जब ये हरा देते हैं तो इन्हें लगने लगता है कि हाँ अब हम लोग जाके ईस्ट में भी ट्रेड कर सकते हैं, पोर्तुगीज को भी हम लोग डिफीट कर सकते हैं और ईस्ट में ट्रेड करके काफ़ी सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये दोनों जो इवेंट थे वो जानना काफ़ी जरूरी था। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में ट्रेड करने की परमिशन मिलती है और कैसे ये इंस्पायर होते हैं ट्रेड करने के लिए ईस्ट में, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जब ये 1600 में ट्रेड का परमिशन दे दिया जाता है तो ये जो आप देखेंगे 1588 से 1603 तक जो रूल करती है इंग्लैंड पे वो होती है एलिजाबेथ फर्स्ट, और यहाँ पे जो इंडिया में इस समय रूल कर रहे होते हैं 1556 टू 1605 ये मुगल इंपरर होते हैं, मुगल वो होते हैं अकबर। ठीक, अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड की परमिशन मिली थी 1600 में, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या एलिजाबेथ फर्स्ट जब रूल कर रही थी तो इंडिया में उस समय कौन रूल कर रहा था, तो उस समय रूल कर रहे थे अकबर, मुगल शासक अकबर रूल कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
अब ये जब ये परमिशन मिल जाती है तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले ट्रेड इंडिया करने नहीं आता है। सबसे पहले ये 2 अपने मिशन मलाया भेजता है, जहाँ पे स्पाइस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ रहता है। तो यहाँ पे मलाया में ये लोग अपने 2 मिशन भेजते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं। फिर तीसरा मिशन ये लोग अपना भेजते हैं इंडिया। इंडिया के कहाँ पे? सूरत में, ठीक? अब ये तीसरे मिशन में ये आते हैं सूरत, और सूरत में जो है कि अपने ट्रेड की शुरुआत करने की सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर ईस्ट में ये आते हैं तो आते हैं मलाया में। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले ये क्यों मतलब आगे मलाया में जाते हैं, तो यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे इंडिया में उस समय जो सबसे ज्यादा किसी का इफेक्ट था वो उस समय पोर्तुगीज का था। क्या था? पोर्तुगीज का काफी ज्यादा इफेक्ट था, बहुत ज्यादा प्रभाव था इंडिया में। इसलिए जो 2 आपके मिशन देखेंगे वो मलाया में करते हैं, उसके बाद तीसरा मिशन ये लोग इंडिया में भेजते हैं, इंडिया में सूरत में भेजते हैं, ठीक? यहाँ पे सूरत में तीसरा मिशन भेजा जाता है। उस समय जो है कि इंडिया में रूल कर रहे थे 1605 से 1627 में जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र होते हैं, ठीक? और यहाँ पे इंग्लैंड में रूल कर रहे हैं किंग जेम्स थर्ड, ठीक है, जो कि 1603 से 1625 जो है कि रूल करेंगे, ठीक? तो अब तीसरा मिशन भेजा जाता है किसके नेतृत्व में? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भेजा जाता है और उनके जहाज का नाम था हेक्टर। अब ये देखिए, ये इसलिए क्या है कि आप इसको याद कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो इवेंट है वो 1607 का है। 1607 में तीसरा मिशन भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे पोर्तुगीज का बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट रहता है, और ये जानते भी हैं कि जब तक पोर्तुगीज है हम यहाँ पे आसानी से जो है कि ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें बात करनी होगी जहांगीर से, जो उस समय रूलर थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है कि बात को करेंगे मुगल इंपरर से, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हॉकिंस होते हैं, कैप्टन हॉकिंस, उन्हें पता होता है तुर्की लैंग्वेज। उन्हें पता है कि अगर हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुगलों की परमिशन लेनी होगी, क्योंकि पोर्तुगीज हमें ट्रेड करने नहीं देंगे। तो ये जो हॉकिंस होते हैं उन्हें तुर्की लैंग्वेज यानी कि पर्शियन लैंग्वेज का काफी अच्छा नॉलेज था, और जो मुगलों की जो कह लें कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन ही थी। और ये जो है कि जहांगीर से इसी लैंग्वेज में आके बात करते हैं और ट्रेड करने की परमिशन मांगते हैं, ठीक? ये देखेंगे 1609 से 1611 तक ये भारत में रहेंगे, और इस समय तक ये कोशिश करेंगे कि हम जो है कि परमिशन ले लें सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन उन्हें जो है कि परमिशन तो नहीं मिलती है। लेकिन जहांगीर जो है कि इसे बहुत खुश होता है और ये उसे 4000 मनसब और 30,000 की सैलरी देता है। हालांकि इसके कोई मतलब हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि उसे मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जो है कि हमें जानना होगा। ये क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं कि कहा जाता है कि वो उससे खुश होता है, वो तुर्की लैंग्वेज में बात करता है, पर्शियन लैंग्वेज में बात करता है, तो और इससे खुश होकर जहांगीर उसे 4000 का मनसब, 400 का मनसब और 30,000 की सैलरी देता है, और ये भारत में रहता है 1609 से 11 तक। अब इन्हें परमिशन नहीं मिलती, और इन्हें परमिशन नहीं मिलती है तो फिर ये चले जाते हैं साउथ में, ठीक? सूरत में परमिशन इन्हें नहीं मिलती है तो ये साउथ में चले जाते हैं, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, कैप्टन हॉकिंस। और यहाँ पे 16 से 11 में इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम, यानी कि मसूलीपट्टनम से ये जो है कि क्या करते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक? the Portuguese start English ship from entering the port of सूरत। यहाँ पे देखेंगे कि जो सूरत का पोर्ट होता है उसे जो है कि आने नहीं देते इंग्लिश, मतलब जो पोर्तुगीज होते हैं, और इंग्लिश कंपनीज इंग्लिश के ट्रेड करने नहीं देते हैं। अब ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्या होता है कि 16 से 12 में एक जो है कि क्या होती है, बैटल होती है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक? इंग्लिश शिप ड्रैगन एंड ओसिंडर अंडर द कैप्टन थॉमस बेस्ट एंड डिफीटेड द पोर्तुगीज स्क्वाड्रन इन ऑन एनकाउंटर ऑफ स्वाली नियर सूरत। मतलब सूरत में एक जगह होती है स्वाली, यहीं पे पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में क्यों होता है बैटल ऑफ स्वाली। जब हमने पोर्तुगीज पढ़ा था तो बताया भी था, और यहाँ पे पोर्तुगीज को ये हरा देते हैं। और ये जब हरा देते हैं तब यहाँ के जो रूलर होते हैं उन्हें लगता है कि अगर ये पोर्तुगीज को हरा सकते हैं तो इनकी नेवल आर्मी काफी अच्छी, इनकी जो आर्मी है काफी अच्छी, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इन्हें ये परमिशन दे देते हैं। इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत गुजरात। अब गुजरात में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन मिल जाती है 1613 में जहांगीर द्वारा, ठीक? तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि धीरे धीरे कैसे ट्रेड करते हैं जो है कि ब्रिटिश, ठीक? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अभी भी रूल कर रहे हैं किंग जेम्स फर्स्ट ही, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आएंगे, अब जो किंग जेम्स फर्स्ट है वो अब आएंगे और भेजेंगे सर थॉमस रो को, ठीक? अब सर थॉमस रो आएंगे जो कि बहुत ज्यादा उनसे एक लेटर देंगे, और उनके लेटर देके भेजेंगे, दूत के रूप में भेजेंगे, और कहेंगे कि ये जो लेटर है वो जो है कि जहांगीर को देके आओ, ठीक? ताकि हम अपना जो ट्रेड है बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सके और हमें परमिशन मिल जाए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक? जहांगीर इनसे काफी ज्यादा जो है कि इम्प्रेस होते हैं, और बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं तो इनसे बातचीत भी करते हैं, ओके।
तो सर थॉमस रो जो था वो जो है कि परमिशन ले लेता है और जो है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर जहांगीर बोलता है कि हाँ, आप जो है कि इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब इन्हें परमिशन मिल जाती है कि आगरा, अहमदाबाद, भरूच यहाँ पे जो है कि अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन, मतलब किसी जो मुगल के अंदर जो प्रजा है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे सर थॉमस रो जो है कि अपने बातों से काफ़ी प्रभावित कर लेता है और यहाँ पे देखेंगे पोर्तुगीज़ का प्रभाव धीरे-धीरे मुगल कोर्ट में थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो ये जो थॉमस रो थे वो 16 से 15 से 19 तक रहे, यानी कि 3 साल, साढ़े 3 साल तक भारत में रहे, मुगल कोर्ट में रहे और काफ़ी अच्छा जो है कि अपना प्रभाव बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा एक देख लिया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा ट्रेड करने के लिए पूरा परमिशन मिल गई, अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिए और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अपनी जो है कि मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, आगरा, भरूच में ये लोग अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे एक इवेंट पूरा एक साथ जितना हमने आपको बताया उसको एक जगह करते हैं, फिर हम मेन बातों पे बात करेंगे जितने भी फैक्ट्स हैं। ठीक, तो हमने देखा कि 1600 में चार्टर मिल जाता है 15 साल के लिए, किससे? इलिजाबेथ फर्स्ट से। इलिजाबेथ फर्स्ट जो है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट में ट्रेड करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 15 साल के लिए ग्रांट कर देती है। ठीक, अब इसके बाद जब देखेंगे रूल करेंगे आपके जेम्स फर्स्ट, तो वो कहेंगे कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कर देते हैं कि आप मतलब जितने समय तक चाहे उतने समय तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, अब 1607 में आप देखेंगे कि ये लोग सूरत पहुंचते हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद काफ़ी सारा देखेंगे इनके बीच स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्हें सहना पड़ता है। ये जो 1607 से 1613 तक का टाइम पीरियड ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का पीरियड रहता है, बहुत ज़्यादा पोर्तुगीज से इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ पे 1609 का जो पीरियड यहाँ पे देखेंगे इंडिफिनिट पीरियड तक जो जेम्स फर्स्ट होते हैं वो कर देते हैं इनके ट्रेड की मोनोपोली को। ठीक, अब जो 1612 है इससे चेंज होता है। 1612 जो सूरत में आपका बैटल ऑफ स्वाली होता है पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ट्रेड को। अब बैटल ऑफ स्वाली में जब ये लोग पोर्तुगीज को क्या करते थे, पराजित कर देते हैं, उन्हें डिफीट कर देते हैं, तो 1603 में इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके जो मुगल शासक जहांगीर होते हैं वो उन्हें सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए दे देते हैं। ठीक, तो 1613 में जब पहली स्टैब्लिश हो जाती है तो 2 साल बाद जो है कि जेम्स फर्ड 1615 में अपने एम्बेसडर के रूप में थॉमस रो को एक लेटर देके भेजते हैं और कहते हैं कि यहाँ जाइए और जहांगीर से बात करिए, उन्हें इंडिया में ट्रेड करने के लिए कन्विंस करिए। अब थॉमस रो आते हैं, बहुत सारी अच्छी चुपड़ी चपड़ी बात करते हैं और जहांगीर को जो है कि जहांगीर से परमिशन ले लेते हैं कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब देखेंगे 1615 से 1633 तक मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, आगरा, भरूच में बहुत सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है कि फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि ये पूरा बैकग्राउंड हमने जो आपको बताया ये हमने इसलिए बताया कि आप समझ सके कि कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आप शायद नहीं भूलेंगे कि कैसे कैसे जो पूरा एक बैकग्राउंड था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश होने का वो हमने आपको बता दिया। ऐसे हमने पोर्तुगीज का भी पूरा बताया था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं इसलिए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके जाने के लिए। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे जो आपके फैक्ट्स आते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक? तो आपको हमने बताया कि ये सारी चीज़ जान गए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। तो आपको हमने बताया कि क्रम बता दिए थे कैसे यूरोपियन कंपनीज़ आई थी, उसका ट्रिक भी बता दिया था। सभी लोग कमेंट में उस ट्रिक को ज़रूर बताएँगे कि जो हमने आपको बताया था कि कैसे यूरोपियन कंपनीज़ जो है कि भारत में आई थी। ठीक? तो डचों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आपको हमने उसका नाम भी बताया था कि पहले उसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था। जब वो ट्रेड हुआ था तो उसका लंबा चौड़ा मर्चेंट ऐसे नाम था और उसके जो इस्टेब्लिश करने वाले लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था। ठीक, और अंग्रेजों ने बहुत अच्छी अपनी कह सकते हैं पावर से, डिप्लोमेसी से, मिलिट्री पावर से बहुत अच्छा अपना एक इम्प्रेशन मुगलों के ऊपर जमाया और मुगलों से परमिशन ले ली। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्या सबसे पहले मतलब वो लोग जो ट्रेड करने आए थे तो क्या सबसे पहले सी रूट से ही आए थे? नहीं, तो 1599 में एक पर्सन आते हैं, उनका नाम है जॉन मिडेनहाल।
ठीक, ये पहले ब्रिटिश थे, पहले अंग्रेज थे जो जो कि स्थल मार्ग से आए थे। ठीक, इन 1599 जॉन मिडनहार्ट द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर अराइव्ड इन इंडिया बाय द लैंड रूट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लैंड रूट से कौन सा ब्रिटिश आया था, ये आपका क्वेश्चन है। याद रखिएगा 1599 कौन से टाइम को दिखा रहा है, जब ये कंपनी बनती है 1599 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। और याद रखिएगा, इससे आप याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जो है कि एक कंपनी बनाती है, जिसके ऊपर हमने आपको बताया। फिर ये लोग परमिशन लेंगे एलिजाबेथ से। ठीक, तो 1519 में उसके जो ट्रेडर्स थे उनको कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक, और इस कंपनी में कितने लोग की हिस्सेदारी थी, 125 लोग इसके क्या थे, हिस्सेदार थे या फिर शेयर होल्डर्स थे। ओके, और इस समय जो शासन, इस समय जब कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय एलिजाबेथ लंदन में रूल कर रही थी और मुगल सम्राट अकबर भारत में जो है कि शासन कर रहे थे। ओके, ये सारी चीजें हम आपको बता दी है, तो हम करते हैं। यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 में देखेंगे ब्रिटेन की महारानी क्या करेंगी कि इस कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे देंगी और 15 सालों के लिए एक चार्टर पास कर देती हैं। ठीक, और इस अधिकार को देखेंगे बाद में 1603 से 25 में जो जेम्स फर्स्ट रूल करेंगे बाद में एलिजाबेथ के बाद, तो ये जो इस चार्टर होता है, अधिकार पत्र होता है, इसको अनलिमिटेड काल के लिए कर देते हैं। अब ये हम क्यों बता रहे हैं ये आपका PYQ है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जो ट्रेड रूलर था इंग्लैंड का जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ईस्ट में ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया था, तो वो जेम्स फर्स्ट थे। और 15 ईयर्स के लिए जो 1600 में किया था उन्होंने पेटिशन को पास कर दिया था, वो था 15 ईयर्स का एलिजाबेथ फर्स्ट के समय। ओके, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जो कंपनी थी, जो बाद में देखेंगे कि भारत को अपना गुलाम बना लेती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के लैंड रेवेन्यू बहुत सारी चीज़ें करती है। ये कंपनी जो सिर्फ ट्रेड करने आई थी, कैसे वो ट्रेड से हट के यहाँ पे रूल करने का सोचने लगी। ठीक, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो कंपनी आई थी, जो मर्चेंट एडवेंचर्स आए थे, उनका जो शुरू का जो एम था, मोटो था, वो था कि वो भूभाग पे अधिकार नहीं करेंगे बल्कि व्यापार करेंगे। इनका जो शुरू का स्लोगन था वो था भूभाग नहीं व्यापार। लेकिन देखेंगे समय के साथ बदलते बदलते इनका जो ये स्लोगन होता है वो चेंज हो जाता है और यहाँ पे व्यापार नहीं भूभाग हो जाता है। ठीक है, व्यापार के साथ साथ भूभाग पे भी अधिकार कर लेते हैं। तो ये स्लोगन भी कभी कभी आ जाता है कि इनका शुरू का मोटो क्या था, तो मोटो था भूभाग नहीं व्यापार। ठीक, अब यहाँ पे आपको ने बताया था कि 1608 में इंग्लैंड में जो इंग्लैंड की जो राजा जेम्स फर्स्ट थे वो दूत के रूप में हॉकिंस को भेजेंगे, जिसके जहाज का नाम था हेक्टर, जो कि सूरत में पहुंचता है। परमिशन भी मांगता है जहांगीर से, तुर्की लैंग्वेज में बात भी करता है, इम्प्रेस भी होते हैं जहांगीर, लेकिन उन्हें ट्रेड की परमिशन नहीं मिलती है। इसे 400 का मनसब देते हैं, 30,000 की सैलरी दे देते हैं, बस इसे अपने और अपने कोर्ट मतलब कि अपने दरबार में जगह भी देते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेड की परमिशन सूरत में नहीं मिलती है। फिर ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं और वहां से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको हमने बता दिया। ठीक, आपको ये सब सारी चीज फारसी और तुर्की भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञात था। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो लेटर लेके आए थे वो अकबर के नाम से लेके आए थे। ठीक, लेकिन जब वो मतलब सी रूट से आ रहे थे तो आते आते उस समय अकबर का देहांत हो चुका होता है, मतलब डेथ कर चुका होता है, और उस समय जहांगीर शासक करता है। ठीक है, और ये आगरा में, मतलब आगरा में इससे मिले थे, आगरा के दरबार में पहुंचे थे। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके नाम से लेटर लेके आए थे, तो अकबर के नाम से लेटर लेके आए थे, लेकिन बाद में जो लेटर मिलता है वो जहांगीर को मिलता है। तो ये लेटर जो होता है वो अकबर के नाम के, उनके पिता के नाम का होता है। ओके, ये सारी चीजें अपने आपको बता दी थी। हॉकिंस ने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की। ठीक, काफी इंप्रेस भी है, उसे 400 का मनसब भी दिए थे और उसे जागीर, ठीक है, मनसब में जागीर देते हैं और खान की उपाधि देते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या उपाधि देते हैं, खान की। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका PYQs है। ठीक, याद रखिएगा। जब वो तुर्की फारसी भाषा में बात करता है जहांगीर से, उससे प्रसन्न होते हैं, उसे खान की उपाधि देते हैं, 400 का मनसब देते हैं, 30,000 की सैलरी देते हैं और अपने दरबार में जगह भी देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस भाषा का जानकार था, किस जहाज से आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था, इंग्लैंड में कौन रूल कर रहा था, इंडिया में कौन रूल कर रहा था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ आया था, तो सबसे पहले सूरत में लैंड किया था। ओके, ठीक है, हॉकिंस ने मुगल सम्राट ने सूरत में एक अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी और सम्राट ने अनुमति दे दी। यहाँ पे अनुमति नहीं मिली थी अभी। हॉकिंस जब थॉमस रो आएगा तब जो है कि अनुमति मिलेगी। ओके,
अब यहाँ पे देखेंगे शीघ्र पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर के कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकाल जाने का आदेश दिया। कुछ टाइम पीरियड के लिए उसने परमिशन दे दी थी, लेकिन बहुत ज्यादा पोर्तुगीज उन्हें कर देते हैं तो फिर उन्हें हटा भी दिया जाता है। ठीक, और 1612 में आप देखेंगे कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, जो क्या था, सवाली का युद्ध, बैटल ऑफ सवाली। ठीक, इसी युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर देंगे, इनसे इंप्रेस हो गए जहांगीर और फिर इन्हें ट्रेड करने की परमिशन देंगे। मतलब कि 1633 में यहाँ पे देंगे कि आप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर, पहले देते हैं लेकिन फिर वापस भी ले लेते हैं तुरंत। ठीक, तो यहाँ पे 1613 होगा जहाँ पे फर्स्ट इनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी सूरत में। ओके, ये इनकी सूरत की फैक्ट्री है। तो 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जो कि जहांगीर की ओर से था, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ऑन फरवरी 1613 through a royal farman issued by Jahangir, the English were granted permission to establish a trading post in Surat and to maintain an envoy at the Mughal court। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो इनका जहाँ सूरत का फैक्ट्री वो 1613 में इस्टेब्लिश हो जाएगा, किसके प्रयासों से, हॉकिंस के, हॉकिंस से। ठीक, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री इस्टेब्लिश होगी, लेकिन इन ट्रेड की अनुमति अभी भी नहीं मिलेगी पूरी तरह से कि आप ट्रेड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपकी सूरत की फैक्ट्री है 1613 की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सारी चीजें देख लिया, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें उसको आगे देख लेते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के पहले कारखाने की स्थापना को लेकर पुस्तकों में विवाद है। कुछ पुस्तकों में सूरत में 1608 में पहले कारखाने के स्थापित किए जाने को उल्लेख है, जो सत्य नहीं है, क्योंकि सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति के बाद 1613 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको हमने जो बताया ना कि 1608 में जो वहाँ पे लिखा था कि स्टैब्लिश कर दी गई थी, लेकिन मतलब कुछ लोग मानते हैं कि हो भी गई थी और कुछ हिस्टोरियंस मानते नहीं भी हुई थी। ठीक, उन्हें परमिशन दी गई थी, फिर परमिशन जहांगीर ने ले लिया था, उससे उनसे कुछ रुष्ट हो गया था और फिर फाइनली उन्हें 1613 में देता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद है, इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया, जिसे अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित पहला अस्थायी कारखाना माना जा सकता है। आप बताए थे कि जब 1608 में हॉकिंस आएंगे और उन्हें ट्रेड की परमिशन नहीं मिलती, तो वो साउथ में आंध्र प्रदेश में जाते हैं और वहीं से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो उनका परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट फैक्ट्री नहीं होती है। ठीक, तो ये चीजें भी बता, ये सब चीजें हम आपको पहले ही बता दिए, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थे इसको जानना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक, अब हमने हॉकिंस की बात कर ली, जब फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाएगी सवाली के युद्ध के बाद 1613 में, तो 2 साल बाद जेम्स फर्स्ट जो है कि सर थॉमस रो को भेजेंगे और कहेंगे कि जाओ, दूत के रूप में भेजेंगे, जाओ परमिशन लेके आओ जहांगीर से। 8 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचते हैं सर थॉमस रो और 10 जनवरी 1616 को जो कि रो होते हैं वो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे जहांगीर से मिले थे, तो अजमेर में मिले थे 1 साल बाद 1616 में। काफी प्रयास करते हैं लेकिन फिर ये अंग्रेज में फाइनली जहांगीर से मिलते हैं। ठीक, थॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक मुगल दरबार में ये थॉमस रो रहे थे और काफी अपनी हाईली स्किल्स आपको हमने बताया था कि ये परमिशन ले लेते हैं और 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ोच और आगरा की कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, इन जगहों पे जब ये परमिशन ले लेते हैं, जाके इम्प्रेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि कारखाने धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के स्टैब्लिश होने लगते हैं। ओके, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम और पेटापुल्ली में स्थापित किया था। ठीक, जो पहला उनका साउथ में कारखाना था वो 1611 में स्थापित किया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। ये सारी चीजें देखिए, ये सब चीजें कुछ समझने वाली नहीं, सिर्फ फैक्ट है जो आपको याद करने वाली है, जितनी भी बैकग्राउंड थी वो सारी चीजों को हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे देखेंगे जब हॉकिंस काफी अच्छे तरीके रोज काफी अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, परमिशन मिल जाती है। अब देखेंगे भारत में धीरे धीरे जो है कि बहुत सारे जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री का एकदम एक जाल सा बुन जाता है और धीरे धीरे देखेंगे इसी तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ठीक है, संभवतः व्यवस्थित रूप से भारत में खुलने वाला अंग्रेजों का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम ही था। ठीक है, यहाँ पे कुछ संभवतः मतलब पॉसिबली था, यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस इसमें एग्री भी करते हैं, कुछ एग्री भी नहीं भी करते हैं। ठीक, सर थॉमस रो के प्रयत्नों से सन 1616 में अंग्रेजों को कालीकट में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति मिलती है। साउथ में कालीकट में 1616 में अपनी व्यापारिक कोठी जो है कि स्टैब्लिश करते हैं। तो ये सारी जो कोठियाँ या फिर जो फैक्ट्रीज खुल रही है, इनका टाइमलाइन भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पहली साउथ में कब खुली, पहली फैक्ट्री कब खुली, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। सूरत वाला तो बहुत आता है। ठीक, सारे PYQs हैं।
अब क्या होता है कि अब यहाँ पे अंग्रेजों को दो तरह के एक सुनहरा फरमान मिलता है, गोल्डन फरमान, और एक मैग्ना कार्टा मिलता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये तो मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटिशर्स का, और ये जो सुनहरा फरमान है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक साउथ की बात करेगी साउथ के रूलर की, तो एक नॉर्थ के रूलर की बात करेगी, और ये आपके बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन पूछे वाले हैं। ठीक, तो 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। अब इसे सुनहरा फरमान क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, और क्यों कहते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस गोल्डन फरमान को, टाइमलाइन और गोलकुंडा के सुल्तान को याद कर लीजिएगा। ठीक, इस फरमान में कहा जाता है कि 500 पैगड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अंग्रेजी कंपनी ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब इस सुनहरे फरमान में जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, वो कहते हैं कि आप हमें 500 पगोड़ा वार्षिक दीजिए, और आप गोलकुंडा राज में जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट है, वहां से आप बिल्कुल फ्री होकर ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपका मोनोपोली होगा और कोई कंपनीज यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगी। तो इसलिए इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गोल्डन फरमान बोलते हैं 1632 का, और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे 1632 में ये घटना होगी। 1633 में देखेंगे पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित करेंगे। जब इन्हें ये गोल्डन फरमान मिल जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि बालासोर में और हरिहरपुरा में ये लोग अपनी फिर से एक कारखाना स्टैब्लिश करेंगे, फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितनी सारी चीजें चेंज हो गई है 1613 से 1633 तक। आपको हमने ये सही बताएं, बहुत सारे कारखाने स्टैब्लिश होते ही जा रहे हैं भारत में। ठीक, 1639 में 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया, और यहाँ पे अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1639 में आप देखेंगे कि अभी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना एक फोर्ट, एक किले की स्थापना कर ली। अभी तक फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब मद्रास के जो चंद्रगिरी के जो राजा थे, उन्हें पट्टे पे, ये मद्रास पट्टे पे प्राप्त हो गया, और अंग्रेजों ने यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की। कब? 1639 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी, तो फ्रांसिस डे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। और कब? तो 1639 में। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई में, ये इसका एक रॉ आप देख सकते हैं पूरा इमेज है, और ये उसका पूरा इमेज है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि 1644 में इसका कुछ इस तरह इमेज था, और अभी 2015 की बात करें तो इसका कुछ इस तरह से, यही फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे है? मद्रास में, फ्रांसिस डे के प्रयासों से। डे यहाँ पे याद कर लीजिए, फ्रांसिस डे। ठीक, फ्रांसिस डे लिखा है, ये नहीं कि फ्रांसिस था, वो अंग्रेज था, ब्रिटिश था। ओके, चलिए कुछ कुछ इमेज ऐड कर लिए क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आप भूलेंगे नहीं। अगला बात करें तो 1661 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। अब 1661 में क्या होता है कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स, जो राजा होते हैं, चार्ल्स द्वितीय से कर देता है। उन्हें बम्बई में पूरा का पूरा एक शहर ही, यानी कि पूरा का पूरा एक राज्य ही दे देता है दहेज के रूप में। ठीक है, बम्बई को दहेज के रूप में दे देते हैं किसे? चार्ल्स द्वितीय में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच में, जब वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर देते तो इनके जो बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। ठीक, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पुर्तगालियों के एक, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, या फिर एक उनके ट्रेड में जो बीच में आ रहे थे पोर्तुगीज, अब यहाँ पे 1661 में इनसे इनका जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, और यहाँ पे 1661 में इनके संबंध अच्छे बन जाते हैं। और अब ये क्या करेंगे, राजकुमार चार्ल्स 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, रेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। जो इन्हें दहेज में मिलता है बम्बई, वहाँ के जो राजा होते हैं इंग्लैंड के, वो क्या करेंगे कि 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, इसके ट्रेड के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, और इंडिया में पूरा एक उन्हें शहर ही मिल जाता है पूरा ट्रेड करने के लिए। तो बम्बई भी पूरा देखेंगे इनका अधिकार हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिशर्स का। ठीक, अब 1669 से 1677 तक देखेंगे बम्बई का गवर्नर होते हैं जेराल्ड अंगियार, जिसे बम्बई का महानतक संस्थापक भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं फाउंडर ऑफ बम्बे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1669 से 77।
ठीक। अब ये क्यों बताया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम्बई के संस्थापक कौन है, तो ये जेराल्ड अंगियार का नाम याद रखिएगा। अब अंगियार क्या करते हैं, बम्बई में किलेबंदी के साथ साथ वहाँ गोंदी यानी कि डॉकयार्ड बंदरगाहों का निर्माण कराने लगते हैं। ठीक। और यहाँ पे तांबे चांदी के सिक्के ढलवाना, टकसाल मतलब होता है कि जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, उन्हें टकसाल बोला जाता है। आप मिडवल में बहुत सारे टकसालों का नाम सुने होंगे, और पहली बार आपने टकसाल किस दिल्ली सल्तनत के रूलर के सुनी थी, वो बताइएगा कि टकसाल किसने स्थापित किया था। चलिए, किस गुलाम वंश के शासक ने जो कि टकसालों की स्थापना की थी, वही बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो जहाँ पे चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते हैं, उसकी बहुत सारी स्थापना कराता है, ढालता है अपने नाम से, और टकसालों की स्थापना करता है अंगियार बम्बई में, ठीक, गवर्नर के रूप में। जब बम्बई मिल जाती है तो ये सारी चीजें बम्बई में होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसने जो अंगियार था, इसने कंपनी की संचालक समिति को लिखा कि अब समय आ गया है जब आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबंध करें। ठीक। अंगियार कंपनी की संचालक समिति जो होती है, गवर्निंग कमिटी, तो उसको कहता है द टाइम हैज कम फॉर यू टू टेक अप द स्वॉर्ड एंड मैनेज योर ट्रेड। ठीक। आप अपने हाथ में तलवार लेकर अब अपनी ट्रेड को जो है कि मैनेज कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारी पावर्स आ गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई हैं, और अब पूरा का पूरा बम्बई शहर ही हमारे पास है, उसकी पूरी हमारी जो एक तरह से कंट्रोल है वो हमारे पास है। तो ये कुछ इस तरह का कोट करते हैं अंगियार, और ये कोट क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने ऐसा कोट किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे 1691 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने की स्थापित होती है। अब बंगाल भी कहीं ना कहीं देखेंगे इस समय तक काफी इम्पोर्टेंट एक शहर हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे देखेंगे ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व हो जाता है, बहुत सारी चीजें आप बंगाल से होते हुए देखेंगे। तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में पहली कंपनी का स्थापना कब होगा, हुगली में 1691 में। और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि हुगली कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 1691 में हुई थी। ठीक। यहाँ पे 16 से 13 से 33 और 33 के बाद 91 में भी देखेंगे कंटिन्यू कारखानों की स्थापना कर रहे हैं ब्रिटिश। बहुत सारी पावर आ गई है, पूरा एक शहर मिल गया है, पोर्तुगीज और उनके बीच रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ब्रिटिशर्स के लिए भारत में रहने के लिए, बहुत सारे इनके लिए इवेंट होते रहे, ऐसे कि उन्हें काफ़ी फायदा होता गया है। शुरू में तो इन्हें बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई थी। अब हुगली के बाद ये कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी फैक्ट्री खोलते हैं। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास के अधीन हो चुकी थी। जितनी भी अंग्रेजी फैक्ट्रियां थी वो उनको किसके अंदर कर दिया गया, किसके अंडर कर दिया गया, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की जो कंपनियां थी, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला बनाया गया था फ्रांसिस डे मद्रास में, उसके अधीन कर दी गई थी, उसके द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाता था, ये जितनी भी फैक्ट्रियां थी। ठीक। इसके बाद देखेंगे बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड जब देखेंगे बनेंगे दूसरे गवर्नर 1688 में, बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डालकर मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिस कारण औरंगजेब ने उसे भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अब देखेंगे पहली बार कोई मुगल रूलर है जो कि किसी ब्रिटिश के खिलाफ इतना बड़ा जो है कि एक कदम बढ़ाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल को मुगल शासक ने भारत से बाहर कर दिया था। तो वही बम्बई का गवर्नर जनरल था जॉन चाइल्ड। जब ये क्या करेगा कि इनकी प्रजा को बहुत ज्यादा परेशान करने लगेंगे, हज यात्रियों को बंदी बनाने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अंग्रेज औरंगजेब था वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, वो शरीयत के हिसाब से शासन करता था, हर एक चीज़ को माना जाता था, और इस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि हज यात्री एक इस्लाम में उनका बहुत अच्छा स्थान है, मक्का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इसके कारण वो क्या करता है कि उसे भारत से निकाल देता है, कब 1688 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है। बम्बई के बाद धीरे धीरे देखेंगे, बम्बई आने के बाद बम्बई से लोग कितना सारी चीज़ों को करने लगते हैं। ठीक। आप यहाँ देखेंगे जहाँ 1633 से 63 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था, वही 1663 से 85 में अंग्रेज व्यापारिक स्थानीय शक्तियों के साथ वाद विवाद और अन्य यूरोपियन कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। वही हमें आपको बताया कि जहाँ कंपनी का स्टार्टिंग का जो मोटो था वो था कि भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन अब देखेंगे कि
इनकी जब बम्बई इनके पास आ जाता है, तो ये धीरे-धीरे देखेंगे मनमानी करने लगेंगे। ट्रेड की जगह वो स्थानीय विवादों में फँस जाएँगे, यूरोपियन कंपनियों से उलझेंगे, उन्हें हटाने का प्रयास करेंगे और पूरा अपनी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड था वो आप देखेंगे अपना ये पूरा एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ओके? अब यहाँ पे हम धीरे-धीरे देखेंगे कि कैसे वो ट्रेड को छोड़कर अब वो अपना पूरा एक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, भारत को कॉलोनी बनाने का प्रयास करने लगते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारिक संस्था भर न रहकर भारतीय राजनीति में भी दिलचस्प लेने लगी थी। अब 17वीं शताब्दी यानी कि लेटर मुगल पीरियड में जब आप देखेंगे कि मुगल सत्ता जो बाबर से औरंगज़ेब तक थी जो काफ़ी अच्छी थी, अब औरंगज़ेब के शासनकाल में वो धीरे-धीरे कमज़ोर करने पड़ने लगती है और 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, जो उत्तर मुगल काल के शासक होते हैं, जहाँ से बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक का, ये काफ़ी एक वीक रूलर होते हैं, वो उतने अच्छे तरीके से साम्राज्य को बाँधे नहीं रखते, जितने अच्छे तरीके से एक साम्राज्य को औरंगज़ेब तक ने बाँधा था। तो यहाँ पे अब धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा ये लोग पॉलिटिक्स में ज दिलचस्पी लेने लगेंगे और जो है कि इंडिया पे प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे बंगाल के सूबेदार शाहशुजा द्वारा है, ठीक है? शाहशुजा। ठीक है, द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1691 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल ने व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त, बंगाल के जो सूबेदार होते हैं वो शाह सुजा वो क्या कहते हैं कि एक विशेष फरमान देते हैं और कहते हैं कि आप हमें 3000 रुपये वार्षिक दीजिए और बंगाल पे आप ट्रेड कर सकते हैं, आपकी मोनोपोली होगी वहाँ पे। तो ये भी एक इन्हें एक फायदा होता है 1691 में देखेंगे। ठीक, 1632 वाला याद ही है आपको। अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हैजेस के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो पहला हैजेस कहते हैं प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे, विलियम हैजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे। आपको पता होगा कि जो गवर्नर थे वो बंगाल से स्टार्ट होते हैं, ठीक। बंगाल के गवर्नर से फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, गवर्नर जनरल से फिर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल विलियम हैजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मुगल सम्राट अंग्रेज और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में हुई थी, ठीक, जो जॉन चार्ल्ड वाला है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बंगाल में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, दूत मंडल भेजा और यहाँ पे गवर्नर हैजर्स ने बंगाल में अपनी बातचीत की। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया और अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। अब अंग्रेज के काल में जब भिड़ंत होती है 1646 में, तो हटा देते हैं और ये जाकर एक जो है कि एक द्वीप पे अपने रेफ्यूजी के रूप में अपना शरण लेते हैं और यहाँ से जब चारनाग के बीच दबाव दबाव बचाव किया, तो परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 ईस्वी में सुल्तानती में पुनः लौटने की अनुमति मिल गई, ठीक है। यहाँ पे जब जॉब आपको पता होगा कलकत्ता के जो संस्थापक हैं वो जॉब चार्नक हैं, ठीक। और यहाँ पे अंग्रेजों को 1687 में इन्हीं के प्रयासों से पुनः वापस लौटने की अनुमति मिल जाती है। और अब देखेंगे आगे कि जब जो फरवरी 1690 में जॉब चार्नक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया और ये 10 फरवरी 1691 में सुल्तानती में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापना की। जब इन्होंने बचाव किया तो इन्हें कंपनी क्या करती है कि एजेंट के रूप में रख लेती है और इन्होंने फिर क्या किया कि 1691 में 1 साल बाद अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना करेंगे 1691 में, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब चारनाक अपने एजेंट के रूप में रहेंगे तो बर्दवान जिले के जमींदार सुभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सुल्तानती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। जो बर्दवान जिले के जमींदार थे जब वो विद्रोह करने लगते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं सुल्तानती में अपने कारखाने की किलेबंदी कर सकते हैं ताकि अपनी रक्षा कर सके, ठीक। और यहीं पे देखेंगे 1698 बंगाल के सूबेदार जो होते हैं अजीम शान, ठीक। जब हम लोग बंगाल पढ़ाएंगे तो इन लोग का नाम आएगा तो तब डिटेल से ये सारी चीजें बताएंगे। तो अजीम खान की अनुमति से 1200 रुपये वार्षिक देने पर सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकत की जमींदारी प्राप्त होती है। जाम चारनाक क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको शुरू में जाप चारनाक के रूप में इसलिए बताया गया कि जब उन्हें मुगल भगा देते हैं वो रेफ्यूजी बन जाते हैं, फिर जाप चारनाक उन्हें सुल्तानती में शरण देते हैं, फिर वहाँ फैक्ट्री स्थापित करते हैं, एजेंट बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर 1698 से 99 के बीच में देखेंगे अजीम शान के नेतृत्व में 1200 रुपये वार्षिक के रूप में ये अंग्रेजों को दे दिया जाता है और यहीं पे इस्टेब्लिश होती है कोलकाता, ठीक। कंपनी को कालिकाता, गोविंदपुर, सुल्तानती गांव की जमींदारी इब्राहिम खां से मिली थी, जमींदारी इब्राहिम खां से मिली और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी जॉब चार्नक ने, ठीक।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और कालांतर में देखेंगे कोलकाता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी कब? 1800 में। ठीक, 1800 में फोर्ट विलियम की, जो है कि उन्हीं सम्राट के नाम पे, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पे ही फोर्ट, वहाँ पे विलियम थर्ड रूल कर रहे थे इस समय, उन्हीं के नाम पे कलकत्ता में जो जितने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ थे, उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए, उन्हें शिक्षण देने के, प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम नामक किले की नींव पड़ी कलकत्ता में, और 1800 में हुई, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया, लेकिन इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, कलकत्ता को जब ये लोगों ने अपना स्थापित कर लिया। ओके, आगे हम देखेंगे कि 1700 ईस्वी में स्थापित पहली प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया जाएगा। ठीक है, 1700 स्थापित नहीं है, 1800 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1800। ठीक, इसके पहले गवर्नर चार्ल्स आयर होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर कौन थे। तो मतलब 1700 में प्रेसिडेंसी जो नगर स्थापित किया था, कलकत्ता नगर जो स्थापित हुआ था, ठीक, वो सही है, लेकिन फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 होगा। ठीक, अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बहुत ज्यादा ये हस्तक्षेप करने लगेंगे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा, तो ये कहता है औरंगजेब की जितनी भी यूरोपियन कंपनीज है भारत में, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा जो है कि 1701 में ये औरंगजेब आदेश देता है। यहाँ पे देखेंगे कि 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सारी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक, 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की भी प्रजा थी, भारत में अधिकार मिल गया था ट्रेड करने का। ये चीज नहीं है, ये तो चार्टर में होगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे अधिकार मिल गया। और इसके बाद देखेंगे कि अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड ने और जो है कि कंपनी को, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया। इसके बाद जब वो दे देते एक और कंपनी को इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट के नाम से गठन किया, और इन्हें भारत बजा ट्रेड करने के लिए नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में एक साथ विलय कर दिया गया। कब? 22 जुलाई 1802 को। ठीक, और दोनों कंपनियों का विलय और लाफ गोडोल्फियन निर्णय के अनुसार 1708 से 1709 में कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे ये सारी चीजें थी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो दोनों कंपनियां थी, उनका नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया, इन दोनों कंपनी को मिला के। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 ईस्वी की थी, जब जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फरुखशार के दरबार में पहुंची। अब हमने आपको ये क्यों बताया, 1632 आपको बताया गोल्डन फरमान, गोलकुंडा का रूल। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप साउथ में, मतलब गोलकुंडा में जितने भी पोर्ट है, वहाँ पे फ्रीली मोनोपोली है आपकी, आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, 10 पैगोडा। ठीक, अब यहाँ पे 1707 में क्या होता है कि जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह जो होता है फरुखसियर के समय दरबार में पहुंचता है, जिसे क्या कहते हैं? घृणित कायर। इसका एक नाम था घृणित, ये लेटर मुगल पीरियड का रूलर है, और इसके दरबार में पहुंचते हैं। ठीक, ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टीवसन, विलियम हैमिल्टन सर्जन था, एक डॉक्टर था, चिकित्सक था, ख्वाजा सहीउद्दीन अमीरियन दुभाषिया था, मतलब इसे दोनों लैंग्वेज आता था। तो ये लोग जो है कि दूत मंडल में पहुंचे जॉन सरमन के नेतृत्व में। अब क्या होता है कि जो हैमिल्टन होता है, उन्हें मतलब जो फरुखशार होता है, उन्हें एक ऐसा फोड़ा होता है जो ठीक नहीं होता, बहुत ज्यादा एक तरह से बीमारी के रूप में हो जाता है। और उसी बीमारी से देखेंगे जो हैमिल्टन था, वो चिकित्सा करके बादशाह को इसका इलाज करता है और उन्हें मुक्ति दिला देता है। और इससे खुश होकर क्या होता है कि इस तरह तो वो दिया नहीं रहता, जिसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इससे खुश होकर फरुखशार क्या कहता है, जो सबसे बड़ी गलती होती है कहीं ना कहीं। और यहीं पे देखेंगे, यहीं से धीरे धीरे मुगलों का अस्तित्व भी समाप्त होने लगेगा और ब्रिटिश का प्रभाव भी बढ़ने लगेगा। बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम से 3 फरमान जारी किए। ठीक, बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के नामों से 3 फरमान जारी किए। और इस फरमान में उन्होंने कहा कि बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार कर दिया गया। अब कहा इसने इस फरमान को कि 3000 रुपये आप हमें वार्षिक दीजिए, और इसके बदले आपको कोई भी जो है कि सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कस्टम ड्यूटीज नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, बंगाल में। अब इन्होंने, बंगाल बहुत बड़ा उस समय क्षेत्र था, बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब यहीं से देखेंगे पूरा ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगेंगे और बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ करने लगेंगे यहाँ पे। ठीक, इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गाँवों को खरीदने का अधिकार मिल गया।
अब सोच रहे हैं कि 38 गाँव, कलकत्ता के आस-पास 38 गाँव को खरीदने का अधिकार मिल गया। यहाँ पे ये बिल्कुल जैसे मन चाहे, जैसे जिस मतलब क्या बोल सकते हैं, पेमेंट में जिस ज कैसे भी तरह से वो लोग ट्रेड कर सकते थे। साथ ही साथ बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट भी मिल गई। जो देखेंगे चार्ल्स संज्ञान के समय जो टकसाल बनाए गए थे तांबे और चांदी के, जो बम्बई तक ही सीमित है, वो पूरे मुगल साम्राज्य में वो चला सकते थे। उनके सिक्कों को भी परमिशन मिल गई थी और ये फारूकशियर के समय ही हुआ था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक? इसके साथ ही साथ देखेंगे सूरत में इस फरमान द्वारा 10,000 रुपए वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात-निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। सूरत में क्या करेंगे, इसी फरमान जो उन्होंने देखे अलग-अलग लोगों के सुविधाओं को भेजा था ये फरमान, तब वो बंगाल में तो 3,000, सूरत में 10,000 ये देंगे, तो जितना भी इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वहाँ पे बिल्कुल इन्हें फ्री कर दिया गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूरत में भी इन्हें रियायत मिल गई। ठीक? अब इसी मैग्ना कार्टा को, इसी फरमान को एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं और इन्होंने कहा कि फरीदार के दिए गए इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा। ठीक, इसी फरमान को जो फरीदार ने दिया था 1717 में, इसे ब्रिटिश इतिहासकार और कहते हैं कि ये कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा है। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि किसने इसे 1717 के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था, तो वो थे और महोदय। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेके 1717 का हमने बात की कि 1717 तक इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, पूरा अपना ट्रेड करेगी और बहुत सारी चीज़ों का अधिकार उस पे हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ों को हमने ओके, तो ये पूरी चीज़ों को हमने समझा कि कैसे एक कंपनी पूरा अधिकार कर लेती है। तो हमने इसमें कंपनी में कैसे देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1717 तक पूरा एक प्रभाव कर लिया अपने आप को, जहाँ उसे परमिशन तक नहीं मिल रही थी, अब उसे हर जगह जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे वो फ्री ट्रेड कर सकती है। अब इसका इन्होंने काफ़ी मिसयूज़ भी किया और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1757 का प्लासी युद्ध, बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध होगा और ये जितनी भी यूरोपियन कंपनीज होगी, चाहे 1759 में देखेंगे ये डचों को हटा देंगे, 1760 में देखेंगे फ्रांसीसियों को हटा देंगे, पोर्तुगीज वैसे ही हट गए थे क्योंकि शादी कर लिए तो वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से देखेंगे कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा एक प्रभुत्व हो गया था। अब इसके बाद ये काफ़ी सारे मिसयूज करेंगे और पूरा भारत पे ये कॉलोनी स्टैब्लिश करने लगेंगे और 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद अब रेवेन्यू भी इन्हीं के पास हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हमने जाना कि कैसे ये स्टैब्लिश हुई थी, कैसे ये यूरोपियन कंपनी भारत में आके स्थापित हुई थी, तो पूरा हमने समझ लिया। अब हम जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, इसके बाद हम फ्रांसीसियों के ऊपर बात करेंगे, डेनिस के ऊपर बात करेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। काफ़ी लंबा भी लेक्चर हो गया, लेकिन आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, काफ़ी अपने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।